साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी RO ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। इसी कड़ी में घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 10 सेटों की प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई है, जिसमें हम लोग यहाँ पर सेट नंबर 9 का जो GS वाला प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। अगला है 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कहां से दिखाई? तो यह दिखाया गया कहां से? खूंटी से। खूंटी खूंटी कहां पे है? तो देखिए ये झारखंड में है। देखिए 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, देखिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर। तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला है पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो कितने कृषि प्रदेशों में? 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, 60। तो देखिए इन्होंने जो है भारत को 4 सम कृषि क्षेत्रों मतलब माइक्रो रीजन्स, 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों और 60 सूक्ष्म क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यहां पे सूक्ष्म क्षेत्रों की बात की गई है, लघु कृषि प्रदेशों की बात की गई है। ठीक है, यदि सम कृषि क्षेत्र की बात करें तो 4 सम कृषि क्षेत्र, 11 मध्यवर्ती क्षेत्र और 60 सूक्ष्म क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है या से कथन सही है? 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है। तो देखिए पहला क्या है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। यह कथन सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ये 2 के दोनों कथन सही, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 25 सितंबर 2014 को। तो यहां पर 2 के दोनों कथन सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो भारत में जेंडर बजटिंग जो है ये केंद्रीय बजट 2005-6 का जो केंद्रीय बजट था यहां पर इसको शुरू किया गया था, केंद्रीय बजट 2005-6 में। ठीक है, अगला है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी होती है? भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या ये कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, देखिए वर्ष 1951 1951 में जब से योजना प्रक्रिया आरंभ हुई तब से लेकर अब तक पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या, यहां पर अनाच्छादित मतलब जब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लागू थी। ठीक है, जब पंचवर्षीय योजनाएं आपकी नहीं लागू थी उस समय की बात की जा रही है। तो कितने, तो ऐसे जो है आपके, इसे योजना अवकाश भी कहते हैं, इसे योजना अवकाश भी कहते हैं। तो यह कितने वर्ष रहे हैं? 7 वर्ष रहे हैं। देखिए 7 वर्ष कैसे? 3, ये आपका जो है 3 बार होता है। एक 1966 से लेकर के 69 तक, ये 3 साल हो गए। फिर आपका जो है 1978 से 1979, 1978-79 में, 1978-79 में, तो 1978 टू 79 एक साल यहां पे हो गया। फिर आपका जो है 1990 से 1992, 1990 से लेके 1992, तो यहां पे 2 साल हो गए। यहां पे आपके 2 साल हो जाते हैं। ठीक है, एक आपका, एक सेकेंड दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पहला जो है आपका योजना अवकाश है, ये आपका 1966 से लेके 1969 है, ये 3 साल हो गया। फिर आपका 1978 टू 79 है, एक साल यहां हो गया। फिर आपका 1979 टू 80 है, एक साल यहां पे हो गया। ये हो गए कितने? 5 साल। फिर आपका 1990 से 1992 तक रहता है, 2 साल यहां पे, तो 5 2 7 साल। ठीक है, तो ये 7 साल अनाच्छादित वर्ष थे, मतलब यहां पर योजना अवकाश था। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो देखिए निम्न आय होना, निरक्षरता होना, बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी के सभी जो है वित्तीय समावेशन में क्या है? ये बाधा के तौर पर कार्य करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्या है? किसके द्वारा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं? तो ये जो उपभोक्ता सहकारी भंडार है ये आपका सदस्यों के द्वारा, जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही स्थापित किया जाता है। ठीक है,
देखिए, उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक के द्वारा होता है। अगला है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो इसे जो है आपका 2019-20 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना लॉन्च की गई थी। केंद्रीय बजट 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। तो 2019-20 का है। अगला है, दो यहां पे सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, ओपेक जनरल लाइसेंस ये क्या है? विदेशी व्यापार से संबंधित है, विदेशी व्यापार, तो इसे 2 से मिलाइए। ट्राइसम क्या है? ट्राइसम रोजगार संबंधित है, तो इसे 1 से मिला दीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है, तो 4 से मिला दीजिए। नगदी रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका किससे संबंधित है? ऋण नियंत्रक बैंकिंग से संबंधित है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बड़े से छोटे के क्रम में हमें चलना है, तो कौन सा? इसमें देखिए, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका जनपद है या जिला है वो है इलाहाबाद, इसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, ये क्रम आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। जबकि क्योंकि देखिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था, जबकि संविधान सभा के वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया था। आपने अभी तक प्रश्न जो अभी तक पढ़े होंगे उसमें अस्थायी अध्यक्ष की बात पूछी गई होगी, अस्थायी उपाध्यक्ष की बात नहीं पूछी गई। ध्यान रखिएगा, अस्थायी उपाध्यक्ष यदि पूछा जाएगा तो फ्रैंक एंथोनी थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डीपी खेतान के स्थान पर किसे शामिल किया गया था? तो देखिए, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति में बीएल, देखिए, 2 लोगों के स्थान पर परिवर्तन हुआ था। बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव लाए गए थे। बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव लाए गए थे, जबकि 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, मतलब अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 122 में, किसमें है? अनुच्छेद 122 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है। और 129 में, 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 130 में क्या है? 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की नवी अनुसूची में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया था? तो किसके कार्यकाल में? तो यह किया गया था आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह किया गया था, ठीक है, कि नवी अनुसूची में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंततः स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर का है। किसका है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर का है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं जो केसी हुएर थे, उनके अनुसार भारत का संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उसी अर्थ में प्रयोग किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया पदावली का जो है इस्तेमाल किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया जिस अर्थ में अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध
संविधान के किस अनुच्छेद में लगाया गया है? तो यह अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लगाया गया है। ठीक है। और वहीं अनुच्छेद 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में आपका है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता के बारे में, मतलब आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, उसके बारे में है। ठीक है। अगला है भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया था? तो इस पे कब किया था? 1986 में। 1986 में इन्होंने वीटो इस पर किया था। ठीक है। पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने को ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा? तो आप यहां पर देखें, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, परंतु संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो संविधान के 75(3) में 75(3) में लिखा गया है। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली के तहत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल कितने खेल विधाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है आपके कुल 43 विधाओं को, खेल विधाओं को शामिल किया गया है। देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य हुआ। इसमें कुल 43 खेल विधाओं को शामिल किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या है आपका कि दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन कब लॉन्च की गया? निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन जो है 2015 में लॉन्च किया गया 1 से। रोटा वायरस वैक्सीन कब लॉन्च किया गया? 2016 में, 2 से मिला दीजिए। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसको कब लॉन्च किया गया? इसे 2017 में था, 4 से मिला दीजिए। टेटनस और वेस्क डिप्थीरिया वैक्सीन को कब लॉन्च किया गया? इसे 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है। तो आपका 1243 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? बजटीय घाटे या ऋण बजट अनुमान जीडीपी प्रतिशत के रूप में 2023-24 का जो बजट था उसमें क्या दिया गया है? देखिए, आपका राजकोषीय घाटा 5.9 सही है। प्राथमिक घाटा 3.0 नहीं है। प्राथमिक घाटा कितना था? 2.3 अनुमानित है। कितना है? 2.3 अनुमानित है। ठीक है। तो यहां पे बी वाला सही नहीं है। राजस्व घाटा 2.9 है। केंद्रीय सरकार का ऋण 57.2% है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है? तो किस पुस्तक में उठाया गया है? साइलेंट स्प्रिंग में। किस में उठाया गया है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में उठाया गया है। ठीक है। अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसल कार्सन द्वारा रचित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, पहला, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1835 को ग्वालियर में होता। नहीं, इनका जन्म ग्वालियर में नहीं हुआ था, इनका जन्म बनारस में हुआ था। 1835 में बनारस में होता है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। यह कथन आपका सही है। यह कथन आपका सही है, बी वाला। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि झांसी में है। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। ठीक है। 1857 की क्रांति 10 अप्रैल को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। 10 अप्रैल को नहीं हुई थी, 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आयुषी मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र अक्टूबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो इसे जो है कहां पर? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और इसी में कहा गया कि जो ओलंपिक 2028 में होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। कहां पे होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए, आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। सही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 86वां सत्र कहां हुआ?
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 46वां सत्र जो है आपका नई दिल्ली में हुआ, सही है, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ, ये सही है। आपका सी ऑप्शन देखें, सी में क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 140वां सत्र मुंबई में हुआ, नहीं, 141वां सत्र मुंबई में हुआ, 140वां नहीं हुआ, 141वां हुआ था, तो यहां पर सी गलत है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, अंतरराष्ट्रीय सॉरी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो देखिए, भारत निर्वाचन आयोग विधान परिषदों के चुनाव का भी संचालन करता है, कथन सही है। परिसीमन अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि देखिए, परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार, परिसीमन अधिनियम 2001 नहीं 2002 के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में जुलाई 2002 में 3 सदस्यीय, ना कि 1 सदस्यीय, 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। सी, चुनाव आयोग ने वर्ष 1994-95 में चुनाव के समय मतदाताओं की पहचान हेतु ईपीआईसी जो है की शुरुआत की। 25 जनवरी 1950 को अपनी स्थापना के समय भारत के चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का प्रावधान था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काशी गंगा तथा काशी बहार, काशी गंगा तथा काशी बहार किसकी प्रजातियां हैं, तो ये लौकी की प्रजातियां हैं। काशी गंगा तथा काशी बहार लौकी की प्रजातियां हैं, लौकी की, ठीक है। इसके अतिरिक्त लौकी की अन्य प्रजातियों में पूषा मेघदूत है, आरका बहार है तथा नरेंद्र रश्मि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहां पर राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में 25-25 लोकसभा सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, सही है। मणिपुर मेघालय तथा नागालैंड में 60-60 विधानसभा सीटें हैं, ये भी आपका सही है। छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा में 90-90 विधानसभा सीटें हैं, सही है। झारखंड तथा तेलंगाना में 17-17 लोकसभा सीटें नहीं, झारखंड तथा तेलंगाना में 17-17 लोकसभा सीटें नहीं है। देखिए, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें जबकि झारखंड में 14 हैं, झारखंड में 14 है, तेलंगाना में 17, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन 1 और 2। अगला है, संयुक्त राष्ट्र SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया, तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, कहां पर, न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी में है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में नहीं है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पे है, लखनऊ में, तो सी वाला सही नहीं है। राष्ट्रीय कृषि हेतु महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहां पे है, मऊ में है। इफ्को द्वारा देश का पहला नैनो DAP उत्पादन कहां से शुरू किया गया, इफ्को द्वारा देश का पहला नैनो DAP उत्पादन कहां से शुरू किया गया, तो यह जो है आपका गुजरात के गांधीनगर में कलोल के पास, गुजरात के गांधीनगर में कलोल के पास शुरू किया गया, तो बी ऑप्शन गुजरात। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है, इसमें सही कौन सा ये बताना है। देखिए, पहला, इसे गोवा के 5 शहरों में आयोजित किया गया, सही है। इसमें मलखम, खो खो, कबड्डी तथा कलियारी पट्टू को भी शामिल किया गया, मलखम, खो खो, कबड्डी तथा कलियारी पट्टू को। इसका जो गोवा में पहली बार हुआ, यह कथन भी आपका सही है, ठीक है। गोवा के 4 शहरों में हो, गोवा के ये जो शहर हैं विभिन्न, माशुपा, मंडगांव, पंजिम तथा वास्को में किया गया था, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 शहरों में हुआ था, देखें तो आपका मापुसा में, मंडगांव, पंजिम तथा वास्को में 4 शहरों में हुआ था। पहले में क्या लिखा है, 5 शहर लिखा गया है पहले में, तो 4 होगा, तो इस प्रकार से 2 और 3 सही है आपका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहां पर देखिए आपके पास चार तथ्य दिए गए हैं। पहला क्या है? एक सेकेंड। इसमें पहला जो है आपका कि सातवीं आर्थिक गणना की शुरुआत 29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा से की गई। सही है। दूसरा, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर भारत में काजू उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। सही है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर भारत का शीर्ष मांस उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है। दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार के आधार पर न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य हरियाणा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई? तो कितने करोड़ की? 32,721 करोड़ रुपए की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही, कौन सा कथन जो है वो गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? बिहार का है। सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों में उत्तर प्रदेश जनघनत्व में चतुर्थ स्थान पे, चौथे स्थान पे। सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर मिजोरम की साक्षरता लक्षद्वीप से अधिक है। मिजोरम की साक्षरता लक्षद्वीप से अधिक है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितनी है? लक्षद्वीप की 91.8 है, जबकि मिजोरम की कितनी है? 91.3 है। तो किसकी अधिक है? लक्षद्वीप की अधिक है, ना कि मिजोरम की। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? दिल्ली का। ये दोनों को मिला दिया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें दिल्ली का सर्वाधिक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया है, क्या है? तो आइलोसाइरा जो है वो धान के खेतों का सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, साथी पोर्टल क्या है? बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में सहायता हेतु लॉन्च किया गया। साथी पोर्टल जो है बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में सहायता हेतु लॉन्च किया गया। दूसरा, युवा पोर्टल जो है स्टार्टअप की सहायता हेतु लॉन्च किया गया। युवा पोर्टल जो है वो स्टार्टअप की सहायता हेतु लॉन्च किया गया। आब प्रहरी ऐप शराब की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया? नहीं। जो आब प्रहरी ऐप है इसका विकास शहरी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए किया गया, ना कि शराब की निगरानी के लिए। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। लकी बिल ऐप जीएसटी चोरी पर अंकुश है, तो केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसे नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव फांसे, ये नॉर्वे के हैं, इनको दिया गया उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं। 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त को। मालवीय मिशन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो मालवीय मिशन है इसका संबंध किससे है? शिक्षक प्रशिक्षण से। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका मालवीय मिशन का शुभारंभ सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। इस प्रकार मालवीय मिशन का संबंध शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो टाइलर पुरस्कार जो है ये डॉक्टर डेनियल पाउली तथा डॉक्टर राशिद सुमेला, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो ए तथा बी दोनों सी ऑप्शन। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया कि टाइलर पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? दक्कन में। ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर कौन सा था? एक सेकेंड। दक्कन में यदि आप बात करेंगे तो यहां पर आपका हल की संख्या क्या था? हल की संख्या। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखिए, जेएन सरकार की औरंगजेब का इतिहास पुस्तक में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल मतलब हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार
अहमद शाह अब्दाली, कौन? अहमद शाह अब्दाली का जो है विश्वास पात्र था। कौन सा? रुहेला सरदार जो है अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो ये था नजीब खान। कौन था? नजीब खान। बी ऑप्शन हो जाएगा। नजीब खान या नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह, इमादुल मुल्क को साम्राज्य का वजीर और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला अर्थात नजीम खां को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला आया, यहां से गया। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहां स्थापित किए थे? तो देखिए, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कब किया गया था? तो महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को होती है। ठीक है, 1858 को होती है। तो इस घोषणा के माध्यम से कहां पर होती है? इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज कहते हैं इसे, में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। तो इस प्रकार से देखें तो विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। तो यहां पर 1858 की साम्राज्ञी घोषणा से। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? तो यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे, सर जॉन बेनेट हैरसे जो है यहां पर ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था। देखिए, मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग अफसर थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स बिल्किंस ने। किसने किया था? चार्ल्स बिल्किंस ने। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में चार्ल्स बिल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारन हेस्टिंग ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या है? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहां से प्रकाशित किया गया था? तो इसे जो है आपका पुणे, अर्थात आज जो वर्तमान में पुणे कहते हैं, यहां से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1933 में। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में थे और इसके संपादक कौन थे? आरवी शास्त्री। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है यहां पर। तो देखिए, कथन क्या दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। यह कथन गलत है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, यह कथन गलत है। देखिए, यहां पर यह कथन गलत है, परंतु कई सारी किताबों में ऐसा कहा जाता है कि तिलक जी जो है सांप्रदायिक, मतलब इनकी विचारधारा थोड़ा सांप्रदायिक थी, क्योंकि इन्होंने कई सारे जैसे धार्मिक चीज़ों को आयोजन कराया था। जैसे कि आप कह सकते हैं कि गणेश पूजा का, शिवाजी उत्सव या गणेश उत्सव मनाने की इन्होंने जो प्रारंभ किए थे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा कई किताबों में लिखा जाता है, परंतु हमको क्या मानना है कि बाल गंगाधर तिलक क्या है? सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। इसलिए पहला कथन आपका गलत है। कारण उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो कारण तो सही है कि इन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तो कुछ किताबों में इसके आधार पर इन्हें सांप्रदायिक बताया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो ये थे आपके गोपीनाथ शाह। कौन थे? गोपीनाथ शाह थे। ठीक है, देखिए एक सेकेंड। गोपीनाथ शाह, देखिए 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेजी नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। यहां ध्यान देने वाली बात है कि चार्ल्स टेगार्ड वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से हैं या सही कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया नहीं। चंपारण के ही एक किसान थे
राजकुमार शुक्ल उन्होंने राजी किया था, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो ये पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। एक फैक्ट और आपको मैं बता देता हूँ आचार्य जेबी कृपलानी के संबंध में। देखिए, जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसने किया था ये? तो सी राजगोपालाचारी ने, तंजौर तमिलनाडु साइड में सी राजगोपालाचारी ने। देखिए, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर के नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो इसी के संबंध में तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से बेदरानम की नमक यात्रा आरंभ की थी और 30 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन के समर्थकों द्वारा चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था? तो कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो यहां पर बी ऑप्शन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा था? तो किसने किया था ऐसा कार्य? तो ये थे आपके बी एस वाकड़कर। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1957 में। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का भी उल्लेख मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो इसमें देखिए कौन से था, किसका था? आपका कौशल और मगध का संबंध जो है वो किससे था? बुद्ध के जीवन से रहा है। तो सी ऑप्शन 3 एंड 4 हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान में वो किस राज्य में है, ये हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। हमें नहीं बताना है इन उपयुक्त युग्मों में से, 4 युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए, भीलसा मध्य प्रदेश सही है। द्वार समुद्रम जो है आपका, द्वार समुद्रम या हलेबीडु, ये महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटका में है। कहां पे है? कर्नाटका में। तो यहां पर दूसरा गलत है। गिरिनार गुजरात में है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है। स्थानेश्वर हरियाणा में है, तो चौथा गलत है। तो 2 और 4 ये सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित है ये पूछा है, तो पहला और तीसरा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन से हैं। देखिए, पढ़नी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे? नहीं, ये कथन आपका गलत है। पढ़नी जो है ये अष्टधाई के रचनाकार थे। इनका जो काल है वो संभवतः क्या है, 7वीं शताब्दी से पूर्व के आसपास के थे। ये 7वीं शताब्दी के आसपास के थे। इनका संबंध पुष्य मित्र शुंग से नहीं था, पतंजलि का संबंध रहा है। पतंजलि का संबंध जो है वो पुष्यमित्र शुंग से रहा है, इनका नहीं रहा है। तो यहां पर पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन समझते नहीं। अमर सिंह जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके जो नवरत्न थे, उनके नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। ये क्या थे? ये सब वो थे, कोशकार थे। तो दूसरा गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय समझते थे, सही, इनके नवरत्नों में शामिल थे। तो तीसरा सही है। पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन। अगला निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए।
यहाँ पे 4 शासकों के बारे में बात की गई, इनके हमें कालक्रम बताने हैं। तो देखिए इन चारों में सबसे पहले आपके कौन आएंगे? वत्सराज आएंगे। वत्सराज, इनका कालखंड जो है वो 775 से 800 ईस्वी है, तो 4 आ जाइए। फिर नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय जो है ये 800 से 833 ईस्वी हैं, तो आपका 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम आते हैं। महेंद्रपाल प्रथम जो है 885 से 910, 885 से 910, 3 आ जाएंगे। फिर सबसे लास्ट में कौन आ जाएंगे? महिपाल आ जाएंगे। महिपाल 912 से 944, तो ये आपके हो गए 2, 4132, 4132 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो ये आपके गुलाम वंश के शासक हैं अलग अलग, तो इन्हें हमें कूट मतलब सही उसमें लगाना है, सल्तनत कालीन है ये। ठीक है, गुलाम वंश नहीं, सल्तनत कालीन है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएंगे? गुलाम आएंगे। गुलाम सबसे पहले आपका गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहते हैं, तो 4 के बाद 1 आ जाएगा, खिलजी आ जाएंगे। खिलजी के बाद आपके कौन आते हैं? खिलजी के बाद तुगलक आते हैं। तुगलक के बाद सैयद आते हैं, फिर लोधी आएंगे। तो यहां पर सैयद फिर लोधी 3, लोधी सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो 4132, 4132, तो आपका कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन देखिए 4132। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य, कौन प्रभावित थे? तो नामदेव जो थे ये इस्लाम से प्रभावित थे, नामदेव। ठीक है, देखिए चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन से हैं। पहला, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। सही किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ये दोनों कथन सही है। और इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का भी प्रयास किया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 कथन दिए गए हैं, सॉरी 2 सूचियां दी गई हैं, पर्वतीय दर्रा और किस राज्य से संबंधित है, ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए बुमला दर्रा, बुमला दर्रा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, 1 से मिलाइए। जलेपला, जलेपला सिक्किम का है, 3 से मिलाइए। मुलिंगला, मुलिंगला जो है उत्तराखंड का, मुलिंगला उत्तराखंड का। 4 से शिपकिला, हिमाचल प्रदेश का। शिपकिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, तो 2 से मिला देंगे, तो यह हो जाएगा क्या? 1342, 1342, 1342 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1342। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां फिर से दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए जनजाति हैं और किस राज्य से संबंधित है? गद्दी जनजाति कहाँ की? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, 2 से। टोडा जनजाति कहाँ की? टोडा आपका तमिलनाडु की है, तो 4 से मिला दीजिए। खासी कहाँ की? मेघालय की। गोरा खासी, गारो खासी, जयंतिया, ये तीनों आपकी मेघालय की है, तो 1 से मिला दीजिए। नागा नागालैंड की है, तो 3 से मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2413, 2413, अर्थात डी ऑप्शन। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में मतलब बड़े छोटे क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे लंबी गोदावरी है, सबसे लंबी इसमें गोदावरी होगी, फिर आपका नर्मदा आएगी, फिर आपका महानदी, फिर ताप्ती। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इन चारों में से कौन सी झील जो है वो कृत्रिम झील है? देखिए इसमें से तमिलनाडु का कोडाईकनाल, कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु का, ये ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। ठीक, यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है। अगला है, ध्यान रखिए, कोलेरू कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। नैनीताल कहाँ के है? उत्तराखंड। और रेणुका हिमाचल प्रदेश। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का आपका प्रश्न है। तो देखिए इसमें कथन क्या है? कथन है दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ू मिट्टियां काली होती है, यह कथन सही है। उनमें ह्यूम्स प्रचुर मात्रा में होता नहीं, उनमें ह्यूम्स की कमी होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ अर्थात ह्यूम्स की कमी पाई जाती है। तो इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की, और जैविक पदार्थ अर्थात ह्यूम्स की कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? 3 युग में दिए गए हैं,
सिंचाई परियोजना और किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, आपका दमन गंगा सिंचाई परियोजना ये गुजरात के वलसाड जिला से संबंधित है, दमन गंगा नदी पर। तो ये आपका गुजरात सही है। गिरना गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर निर्मित है, ये भी सही है। पांबा पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पथना मथिट्टा जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो ये तीन के तीनों सुमेलित हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अमन धान बोया जाता है कब? तो जो अमन धान है ये आपका जून जुलाई में। कब बोया जाता है? जून जुलाई में। ठीक है, यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 4 ग्रह दिए गए हैं, इनका हमें इसके आकार के अनुसार और वही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि आएगा, शनि के बाद वरुण आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। आसान है। बृहस्पति आएगा 1, फिर आपका शनि 4, फिर वरुण 2, फिर पृथ्वी 3। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसली जिसपे आपका इटली का अधिकार है, सिसली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है मरुस्थल और देश के संबंध में? तो देखिए, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन ब्राजील में नहीं है। गिब्सन कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 सूचियां दी गई देश और उनकी राजधानी के संबंध में। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? यहां में सुमेलित करना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, 4 से मिला दीजिए। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तजाकिस्तान की दुशानबे है, 3 से मिला दीजिए। तंजानिया की डोडोमा है, 1 से। स्विट्जरलैंड की बर्न है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 4 3 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका, सी ऑप्शन। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है। यहाँ की नदियां साधारणतः छोटी हैं जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, यह कथन आपका सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के कारण हुई है, यह भी सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस पर 3 देशों का किसका किसका अधिकार है? इस पर आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई का अधिकार है। इसके 1% हिस्से पे ही केवल ब्रुनई का अधिकार है, सबसे बड़े हिस्से पे इंडोनेशिया का अधिकार है। ठीक है, तो करीब 71% जो है इस पे आपका इंडोनेशिया का है, करीब करीब 29 जो है आपका या 20% जो है आपका किसका है? मलेशिया का है। फिर 1% आपका करीब करीब आपका कह सकते हैं ब्रुनई का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है या करती है? तो देखिए कौन सा करता है इन चारों में से? बालू मरुस्थल, धान के फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि, प्रेरी भूमि। तो इसमें नवपात हिम से आच्छादित भूमि, जहां पे बर्फ पड़ी होगी वो ज्यादा क्या करेगा? सूर्यताप को परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व वो लैक्टोमीटर से, किससे? लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से करते हैं। जबकि जो ब्यूटरोमीटर इससे दुग्ध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का कार्य किया जाता है ब्यूटरोमीटर से। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशे, नतोदर मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नतोदर याद रखिएगा, अवतल दर्पण को ही नतोदर कहते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें आपका औरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होता है, यह जो आपके इंफ्रारेड वेव्स होते हैं या औरक्त तरंगे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होता है। इनकी तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनकी तरंगदैर्ध्य जो है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? औरक तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स हो जाएगा। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का आपका प्रश्न है, बताना है सही कौन से हैं। तो देखिए, भारत में कथन है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। सही है। कारण, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती हैं। तो कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। कारण जो है आपका गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जो है 60 हर्ट्ज पे नहीं बल्कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? पहला कंप्यूटर जो है आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा और बात कर लें कि बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहां से छोड़ा गया? तो इसे कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो श्रीहरिकोटा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। कब छोड़ा गया? 1 जुलाई 2023 को। निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 किसका नाम है? तो देखिए, यह जो है एक प्रशिक्षण यान है। क्या है? एक प्रशिक्षण यान है। आगे बढ़ते हैं। टैकियान से तात्पर्य क्या है? टैकियान, देखिए, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को क्या कहते हैं? टैकियान कहते हैं। प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को टैकियान कहा गया है। ठीक है, टैकियान ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा जो है वो आपकी अधिकतम होती है? तो कांसे में। इन चारों में, पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और कांसे में जो होते, कांसा में तांबे की मात्रा अधिक होती है। देखिए, पीतल में आपका 68 to 71% होता है तांबा होता है, शेष जस्ता होता है आपका जिंक। कांसे में जो है आपका 88% तांबा होता है जबकि 12% टिन होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% होता है। तो इस प्रकार से कांसे में 88% होता है, सबसे अधिक इसी में होगा, तो कांसा हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं? देखिए, क्लोरोमाइसेटिन ये क्या है? टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट ये पुतिरोधी है। क्विनिन मलेरिया रोधी। क्विनिन क्या है? मलेरिया रोधी है। एस्पिरिन निश्चेतक नहीं है। एस्पिरिन जो है आपका दर्द निवारक है। ये क्या है? दर्द निवारक है। तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्या है? 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित कर देना है। तो देखिए, पक्षी किस में आते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। 3 बताइए, 3 से मिला दीजिए। वंशानुगत को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स 4 से मिला दीजिए। पर्यावरण को इकोलॉजी मतलब आपका हो गया 2। जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोबायोलॉजी कहते हैं। ये हो गया आपका 1। 3 4 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अदरक में राइजोम होते हैं, अदरक में राइजोम होते हैं, केसर बीज नहीं होता है। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका मतलब स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, ना कि बीज से। तो यहां पर आपका बी सही नहीं है। अफीम, अफीम की ढुड्डी ढूढ़ी से, शन तने से प्राप्त किया जाता है। आपका न्यूट्रा सॉरी न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं क्या? जिनमें क्या होते हैं? जिनमें आपके पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं, पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं, ठीक है, उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स कहा जाता है। यह जो है न्यूट्रिशन था फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? ये जो है किसका स्तर कम करता है? ये आपका एचडीएल का स्तर कम करता है। देखिए, ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि अच्छे एचडीएल हाई डेंसिटी लिप्रो प्रोटीन को का स्तर कम करते हैं और हानिप्रद एनडीएल लो डेंसिटी लिप्रोप्रोटीन का स्तर बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? किसको एंटीबायोटिक्स द्वारा? देखिए, कुष्ठ, टिटनेस, हैजा, इनको जो है आप एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कुष्ठ, टिटनेस और हैजा को, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होते हैं। जबकि मीजल्स जो होते हैं, मीजल्स या खसरा बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है। ये किससे होता है? वायरस से होता है, वायरल डिजीज है, तो इसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मीजल्स सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? देखिए, विंध्याचल मिर्जापुर में, देवासुरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगेरपुर फैजाबाद में नहीं है। श्रृंगेरपुर जो है आपका कहां पे? प्रयागराज में, ना कि फैजाबाद में। डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहां से? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहां से? कई बार प्रश्न पूछा गया है पहले भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ठीक है। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? आईसीएआर से, दिल्ली में। अगला है, सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये कितनी थी? 20.2% थी, 20.2%, क्योंकि अनंतिम जो था वो 20.9 आंकड़ा था, तो यहाँ पे 20.9 लिखा गया है, तो आप 20.9 मान लीजिए, 100 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देवा शरीफ आपका बाराबंकी में सही है। आला महोबा से। कर्मा मथुरा संबंधित नहीं है, कर्मा जो है आपका मथुरा से संबंधित नहीं है, तो सी वाला आपका सही नहीं है। कर्मा जो आदिवासियों का जो लोकनृत्य है, ये सोनभद्र और मिर्जापुर समेत, मिर्जापुर और सोनभद्र से, ठीक है। कजरी मिर्जापुर सही है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं। तीर्थ स्थल का नाम और किस नगर या स्थान संबंधित है? चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में, चक्रतीर्थ नैमिषारण्य 4 से मिलाइए। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन, गोविंद देव मंदिर वृंदावन 3 से मिला दीजिए। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है, 2 से मिला दीजिए। बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पे है? ये आपका कौशाम्बी में है, 1 से मिला दीजिए। तो 4321 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 4321। अगला है, 2 सूचियां हैं। संस्थान और स्थापना वर्ष कब होते हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना। देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब होती है? 1926 में, 1 से मिलाइए। राज्य ललित कला अकादमी 1962, 2 से मिलाइए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, 3 से मिलाइए। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975, 4 से मिलाइए। 1 2 3 4 ये ऑप्शन हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान का नाम अब क्या हो गया? भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन गैस आधारित हैं? ये जो 4 हैं, इनमें से कौन से गैस आधारित हैं आपके, ठीक है। तो देखिए, औरैया दादरी टांडा ऊंचाहार, औरैया दादरी टांडा ऊंचाहार में से कौन से हैं?
यहां पर आप देखें, एक सेकेंड, इसमें जो पहला और दूसरा है, औरैया और दादरी ये गैस आधारित, जबकि टांडा ऊंचाहार ये कोयला आधारित है। तो पहला दूसरा आपके ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। भारत कला भवन कहाँ? वाराणसी। चौरसिया नृत्य, चौरसिया नृत्य कहाँ का? गोरखपुर का नहीं बल्कि जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अब यहां पर हम लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? देखिए, तालाब, वन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है, परंतु खेत जो है ये कृत्रिम पारितंत्र है, तो डी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए? तो वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जात का संक्रमण, ये हो सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 आपका, ठीक है। शाकाहार को प्रोत्साहन, ये जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में, गहरे सागर में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसे जो है 2008 में, जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई थी, 30 जून 2008 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि कितना है? 1/3 है, मतलब 33% है, 33% है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और उस उद्यान से होकर बहने वाली नदियों के बारे में बताना है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से आपका गंगा नदी नहीं बहती है। रामगंगा और कोसी नदी, रामगंगा और कोसी नदी जो है ये आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है, ठीक है। जबकि जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहां से होकर के मानस नदी नहीं गुजरती, यहां से होकर के आपका ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू और मोरा धनशीरी नदियां बहती हैं, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नहीं बहती है, यहां से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कुंती पुंजा जो नदी है वो बहती है, तो यहाँ पे कोई भी सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियां, ये कहाँ पे है? मेघालय में। तो कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो ये आपका नोकरेक है। नोकरेक कहाँ पे है? आपका मेघालय में है, ठीक है, ये ऑप्शन। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है किससे? रामगंगा नदी से। किससे? रामगंगा नदी से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय, तो देखिए आपका एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सीवेज है। सीवेज आपका जो है किसमें आएगा? ये आपका जैव अपघटनीय प्रदूषक में आ जाएगा, ठीक है। सीवेज है, कागज है, लकड़ी इत्यादि, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यहां पर 4 चीजें दी गई हैं। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से ही जो है आपकी अम्ल वर्षा होती है, 2 और 4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो एफ्लाटॉक्सिन जो है ये फफूंदी, जो फंगस होते हैं, इसके द्वारा उत्पादित होते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न जो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है, जो यकृत कैंसर, लीवर कैंसर उत्पन्न करता है, तो सी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां हैं, संस्थान और किस स्थान पर है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पे है? हैदराबाद में है, हैदराबाद।
4 से मिला दीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका कहां पर है? देहरादून में। तो 3 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर में है। 2 से मिलाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये कहां पे? पुणे में है। तो इसको 1 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4321, 4321 कहां पे? 4321 आपका डी में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां हैं, महत्वपूर्ण दिवस और किस दिनांक को मनाया जाता है, इसके बारे में। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब होता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 2, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, 1 से मिले। विश्व पर्यावास दिवस, हैबिटेट डे, अक्टूबर का प्रथम सोमवार, अक्टूबर का प्रथम सोमवार। 4 से विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, 3 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2143, 2143, 2143, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है आपका, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? विंटर लाइन की परिघटना, तो ये आपका मसूरी में। कहां पर? मसूरी में। देखिए, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में दृश्यमान होती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में विंटर लाइन दृश्यमान होती है। यह परिघटना मध्य अक्टूबर से जनवरी तक घटित होती है। यह परिघटना शाम के समय सूर्य के अस्त होने पर दृश्यमान होती है। विंटर लाइन में पीला, लाल, नारंगी, बैगनी एवं चमकीले लाल रंगों का सम्मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो देखिए, इन चारों में सबसे कम किसकी होगी? शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो घास प्रदेश होंगे, इसकी उत्पादकता इन चारों में सबसे कम होगी। ठीक है, यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक किसकी होगी? उष्णकटिबंधीय वन की। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जबकि प्रांतों में 1919 के तहत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? देखिए, मूल कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4 का में है। राज्य भारत संविधान के भाग 6 में है, भाग 6 में है। और वहीं पे आपका भारत का महान्यायवादी, ये भाग 8 में नहीं है। भारत का जो महान्यायवादी है, ये भाग 5 में है। भाग 5 के तहत अनुच्छेद 76 में है। तो सी वाला सही नहीं है। डी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये किस में है? भाग 14 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। और भाग 8 में क्या है? यहां पे जो दिया गया है, भाग 8 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो इसे जो है आपका 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो कौन सा शामिल है इसमें? देखिए, पहला, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आपका आर्टिकल 23 में है। ये आपका किस में है? मूल अधिकार में है। दूसरा, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो पहला तो आपका मूल अधिकार में आ जाता है। दूसरा वाला आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आता है, आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47, तो यहां पर दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18 में। किसमें? धारा 18 में। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया या एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 के तहत, आर्टिकल 270 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 270। तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से यहां पर ये पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।